स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। आज हम सोशल स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई में 1 to 5 और 6 to 8 साथ में एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने लिए हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आपके भी एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि वर्ष डैश में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। किस वर्ष में अमेरिकी स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने मान्यता दी थी, यह आपको बताना है। 1776, 1783, 1778 या 1781। तो इसका आंसर होगा 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता अमेरिका को यह मान्यता दिया था। अगर मैं आपको बताऊं इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वैसे तो 4 जुलाई 1776 को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा की थी, लेकिन तो अमेरिकी जो क्रांतिकारी थे ना, वो युद्ध जारी रखे, क्योंकि उन्हें यह था कि जनरल जो कॉर्नवालिस है वो 19 अक्टूबर 1781 को, जब तक कि वो आत्मसमर्पण नहीं कर दिए। कब उन्होंने समर्पण किया था, तो ये भी आप डेट याद रखिएगा, 19 अक्टूबर 1781 में जब तक उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध जारी रखे। और फिर यूनाइटेड किंगडम ने 1783 में कि पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। किस पे? पेरिस संधि पे। यह भी आपको साथ में इसके साथ याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कोई भी बन सकते हैं। तो पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करके अमेरिकी स्वतंत्रता को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यह इसके साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस क्वेश्चन के साथ साथ में आप ये भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नई डील की घोषणा की? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रूजवेल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रूजवेल्ट ने यह नई डील की घोषणा की थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के बाद आर्थिक सुधार के लिए नई डील की घोषणा की, वो कौन थे? इनका नाम था, पूरा नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। साथ में आप इनका पूरा नाम याद रखिएगा। और इन्होंने 1933 से 45 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये थे 32वें। कब से कब तक? 1933 से 1945 तक। साथ में आप याद रखिएगा। और यह जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने आत्मविश्वास और आशावाद को की हवा लाई थी, जिसने लोगों को अपने कार्यक्रम के बैनर के लिए जल्दी से रोक दिया, जिसे न्यू डील के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, खरवार आंदोलन, भूमिज विद्रोह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा कहा जाता है, क्योंकि जो भूमिज विद्रोह या जिसको हम भूमिज बगावत भी कहते हैं, इसको गंगा नारायण भी कहा जाता है। और साथ में आप याद रखिएगा कि भूमिज बगावत, मैं लिख देती हूँ, भूमिज बगावत भी कहा जाता है। और यह कब हुआ? यह 1832 से 1833 के बीच में बंगाल राज्य के, कहां पे? बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले में जंगल महल क्षेत्रों में स्थित भूमिज आदिवासियों द्वारा किया गया यह विद्रोह था। और इसका गंगा नारायण हंगामा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसका नेतृत्व था वो गंगा नारायण सिंह जी ने किया था। संथाल विद्रोह जो था, इसे और भी किस नाम से जानते हैं? तो इसे सोनथाल विद्रोह भी कहा जाता है, जो कि अभी वर्तमान में ये झारखंड और पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी और संथालों द्वारा जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ का यह विद्रोह था। जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आप याद रख सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ ये जो था, ये संथाल विद्रोह था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 जून 1855 को हुई, और 10 नवंबर 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किस शहर से हुआ था? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी इसका आंसर शायद जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊं कि 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से कब हुआ? 10 मई
सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की शुरुआत किसने की थी? अल्लूरी सीताराम राजू, जवाहरलाल नेहरू या बाबा रामचंद्र, या जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा की शुरुआत की थी। और यह जो था गठन जो यह हुआ था, यह जमींदारी और तालुकदारों के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिन्होंने अत्यधिक करों के लिए किराए की मांग की थी, जिसे हम किसान आंदोलन जो हुआ था, किसान आंदोलन अवध में बाबा रामचंद्र द्वारा एक किसान आंदोलन का आयोजन किया गया था। इसमें यह जमींदारी और तालुकदारों के खिलाफ था। लगान कम करना और बेगार की जो उन्मूलन कम करना था, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। और जून 1920 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे? अवध के गांवों में घूमना शुरू किया, ग्रामीणों से बात की और उनकी शिकायतों को समझने की भी कोशिश की। जब उन्हें यह अक्टूबर तक यह समझ में आया कि अवध यहाँ पे इतनी परेशानी किसानों को हो रही है, तब इन्होंने इस अवध किसान सभा की स्थापना की थी। और बाबा रामचंद्र के साथ साथ इनके साथ और भी अन्य लोग थे, लेकिन प्रमुख रूप से इनके साथ बाबा रामचंद्र जी जुड़े हुए थे। अब बाबा रामचंद्र जो है ये अवध में किसानों के नेतृत्व के एक सन्यासी बाबा हैं, जो पहले एक करारबद्ध श्रमिक के रूप में फीजी गए थे। उन्होंने अवध में तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ एक किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उन्होंने लगान कम करने, बेगार को समाप्त करने और जमींदारी जो थी उसके बहिष्कार की मांग की। तो यह इस अवध किसान से रिलेटेड, सभा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपको अभी बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। निम्न में से कौन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विशेषता है? मुसलमानों की बड़ी भागीदारी, महिलाओं की बड़ी भागीदारी, व्यापारी वर्ग की कोई भागीदारी नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो विशेषता थी वो थी कि महिलाओं की इसमें बड़ी भागीदारी रही। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और यह आंदोलन कब हुआ? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह हुआ 12 मार्च 1930 में, जो कि गांधी जी और 78 अन्य आश्रम सदस्यों द्वारा अहमदाबाद से दांडी नामक मार्च के साथ शुरू हुआ था। नमक कानून की अवहेलना के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैल गया था, यहाँ से ही यह फैला था। साइमन कमीशन जो डोमिनियन स्टेटस देने की विफलता और सामाजिक विकासवादियों की गिरफ्तारी इस आंदोलन के प्रमुख कारण थे। और इसकी जो विशेषता थी उसमें, और जैसे कि आप एक विशेषता यहाँ से समझ गए हैं कि महिलाओं की इसमें बड़ी भागीदारी थी, और साथ में सभी वर्गों के लोगों की इसमें सामूहिक भागीदारी थी। ये नहीं कि मुसलमान इसमें नहीं थे या व्यापारी वर्ग के लोग नहीं थे, सभी इसमें आंदोलन में भाग लिए थे। और इसमें मुख्य रूप आपको ये याद रखना है कि इसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी थी। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा द्वारा बांटो और राज करो और सांप्रदायिक प्रचार की नीति के कारण मुसलमानों की थोड़ी कम भागीदारी थी, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं थी। तो इसलिए आप ये टिक नहीं करेंगे। महिलाओं की बड़ी भागीदारी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि 1907 में हुए सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर किया, गणपति एवं शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम बने, सैयद हैदर रजा भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि जो ये सैयद हैदर रजा है, इन्होंने नेतृत्व तो किया था लेकिन भारत में नहीं, कहाँ पे? सिर्फ दिल्ली शहर में, दिल्ली में किया था इन्होंने। और 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक के दिन के रूप में मनाया गया। और अमर सोनार बांग्ला, जो कि वर्तमान में कहाँ का? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, पहला तो हमारा भारत है और दूसरा बांग्लादेश का, जो कि अमर सोनार बांग्ला है, इन्होंने रचित किया था, इन्होंने लिखा था। 1907 में जो है भारत सूरत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन का मुख्य कारण जो था वो गर्म पंथियों की ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरम पंथियों की जो क्षमता में, विश्वास में उन्हें कमी थी, इसलिए यह हुआ था।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है कि सैयद हैदर रजा जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे थे या दिल्ली में कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन है वुडरो विल्सन, रूजवेल्ट, लेनिन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, वुडरो विल्सन राष्ट्र संघ के वास्तुकार थे। वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट होता है। राष्ट्र संघ एक जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह बना था, जो कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया था। यह पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा समान शांति के लिए उनकी 14 सूत्रीय योजना के हिस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया और बाद में यह बहुत सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए पहले तो कुछ सफलता मिली लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध को यह रोकने में सक्षम नहीं हुआ। इसलिए 20 अप्रैल, आप नोट कर लीजिए डेट, 20 अप्रैल 1946 में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया और अपनी सारी संपत्ति संयुक्त राष्ट्र को इसने सौंप दी और एक नए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को अपने यहाँ से संयुक्त राष्ट्र जो है बना। इसकी स्थापना हुई कब? 1945 में और इसमें 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र में और इस पर 26 जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किया गया। और जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य साथ में आप जान लीजिए कि क्या है, तो वे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रों के बीच में जो है वो मित्रता जैसा संबंध विकसित करना है और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है और इन सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनाना है। और जो इसका सचिवालय है वो कहाँ पे है? वह न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के विषय में सही है? पहला है कि इसकी स्थापना सर फिरोज शाह मेहता, जस्टिस तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी या इसकी स्थापना वर्ष 1880 में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1880 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी, तो सेकंड जो है ये हमारा गलत है, इसलिए केवल एक होगा। तो आप याद रखिएगा कि और इसकी स्थापना तो आप यहाँ से समझ ही सकते हैं कि फिरोज शाह मेहता, जस्टिस तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। और इन्होंने द बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार भी शुरू किया था। किसने? फिरोज शाह मेहता ने। बदरुद्दीन तैयबजी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। वह बॉम्बे उच्च न्यायालय में बैरिस्टर के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय भी थे, ये आप याद रखिएगा। और जस्टिस तेलंग जो हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट में उस समय न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? बलवंत सिंह, करतार सिंह, राम सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। कूका आंदोलन के बारे में आप कुछ महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं, जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य के पतन के बाद खालसा के पुराने गौरव को बढ़ाने के लिए ये किए गए प्रयासों में से एक है। वह यहाँ पे जो भी परेशानियां हो रही थी सिख धर्म में, उसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये जानना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है CR दास, GK गोखले, MK गांधी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो CR दास थे और इन्हें लोग एक नाम से और जानते हैं हम, देश बंधु। आप ये भी याद रखिएगा, देश बंधु के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इन्होंने जो है 1908 में अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किया था और ये 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्य भाग के सह संस्थापक भी थे। और GK गोखले जो हैं इन्होंने 1905 में INC के बनारस सत्र के अध्यक्ष थे, बनारस सत्र के, और उन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, GK गोखले को।
तो आप ये याद रखिएगा। ये एम.के. गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने स्वतंत्र भाषण के अधिकार की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी बेलगम सत्र में 1924 के एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इन्होंने 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में मार्च 1930 में हुआ। आप ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं और याद भी करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? काकोरी प्रकरण, चौरी चौरा प्रकरण, जलियांवाला बाग प्रकरण या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चौरी चौरा प्रकरण के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कहाँ पे? गोरखपुर जिले में यह हुआ था। इसमें जो कि प्रदर्शनकारी थे उन पे पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने पूरा जो पुलिस स्टेशन था उस पर हमला कर दिया और आग लगा दी, जिसमें अंदर जितने भी मौजूद लोग थे वे सभी उनकी मृत्यु हो गई, लगभग 22 पुलिस अधिकारियों की। तो इस घटना के बाद ही महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी, कब आप नोट करिएगा ये भी, 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय आधार पर असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत थी या कब हुई थी? तो यह हुई थी 1920 में। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप नोट करते रहिएगा। और काकोरी प्रकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1999 में हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया? 1942, 1941, 1943? तो सही ऑप्शन है आपका 1941। द्वितीय विश्व युद्ध जो था ये कब से कब तक का है? तो यह 1939 से 1945 तक चला, जिसमें 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा, टोक्यो, योकोहामा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 6 अगस्त 1945 को जो पहला परमाणु बम था यह हिरोशिमा में गिराया गया। अमेरिका ने यह बम गिराया था। और 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 में कहाँ पे? जापान के नागासाकी में अगला परमाणु बम गिराया। और इस बम का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? फैट मैन। और यह जो हिरोशिमा में जो यह बम गिराया गया था, इसका नाम, उपनाम इसको दिया गया था क्या? लिटिल बॉय। तो एक बम 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? ऑप्शन है लियाकत अली खान, बदरुद्दीन तैयबजी, मौलाना आजाद या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुसलमान थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी। और कहाँ पे? उन्होंने मद्रास में, या कांग्रेस के तीसरे सत्र की। कहाँ पे? मद्रास में। और ये कौन सा सत्र था? तो यह तीसरा सत्र था। कौन से सन में? तो 1887 में। और इसके दौरान उन्होंने सभी मुसलमानों से राष्ट्रीय नेताओं के साथ एकजुट होने की अपील भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आप साथ में गठन याद कर सकते हैं कि कब हुआ था। तो गठन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था गठन। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी। तो साथ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1936 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के भीतर एक एंटी इंपीरियलिस्ट पीपल्स फ्रंट इन इंडिया बनाया? ऑप्शन है आरपी दत्त और ब्रेन ब्रैडली,
सुभाष चंद्र बोस, छठी महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो 1936 में जो एंटी इंपीरियलिस्ट पीपुल्स फ्रंट इन इंडिया बनाया था आरपी दत्त और बेन ब्रेडली ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 1931 में। डेट अगर मैं आपको बता दूं तो यह था 5 मार्च 1931। इस समझौते पर हस्ताक्षर गांधी जी ने किया था। इस पे जो है यह लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 1931 तक भारत में वायसराय थे। तो 1931 5 मार्च में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद गांधी जी ने किस पर जोर दिया? ऑप्शन है अंग्रेजों से समझौते में, हिंसा की सीमित उपयोग, या रचनात्मक कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, रचनात्मक कार्यक्रम पे जोर दिया गया। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की विफलता के बाद महात्मा गांधी जी ने इस पे जोर दिया था। उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि भारत में जितने भी सर्वांगीण विकास है के लिए रचनात्मक कार्यक्रम जो है वो बहुत ही आवश्यक है और यह देश की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। रचनात्मक कार्यक्रम में जैसे कि क्या क्या शामिल है? जैसे कि खादी और ग्राम उद्योग है, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता है, शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण है। यह सभी चीजें रचनात्मक कार्यक्रम में आती हैं, क्योंकि गांधी जी यह मानते थे कि जो रचनात्मक कार्यक्रम है यह सिर्फ आज़ादी की तैयारी नहीं बल्कि ये एक नए और बेहतर भारत के निर्माण का भी एक तरीका है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो सत्य, अहिंसा और किस पर आधारित है? समानता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम समाचार संस्था का नाम बताइए। रायटर्स, एजेंसी हवास, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। विश्व की जो प्रथम समाचार संस्था है वह है एजेंसी हवास। यह सबसे पुरानी संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1835 में हुई और इसका बाद में नाम बदल दिया गया, जिसका नाम रखा गया एजेंसी फ्रांस प्रेस, AFP। यह संस्था कहाँ पे स्थित है? तो यह संस्था पेरिस में स्थित है। और राइटर्स यह क्या है? तो यह जो है यह अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठन है और ये कब स्थापित हुआ? तो यह 1851 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर तो इसका यह है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने स्वराज पार्टी का गठन किया? CR दास और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू, या इनमें से कोई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब किया था? तो इसका जो गठन है स्वराज पार्टी का वो हुआ था 1 जनवरी 1923 को। किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1651 में किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया? ऑप्शन है हुगली, यमुना, गंगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हुगली। और कब? तो यह हुआ था 1651 में हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। भारत में यह कहाँ है? तो भारत में यह पश्चिम बंगाल में है, साथ में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, या राष्ट्रीय राजमार्ग 8, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH 44
NH44, पहले ये NH7 के रूप में जाना जाता था, जो कि अब NH44 हो गया है, जो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेके तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक चलता है। और इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, तो 3745 इसकी किलोमीटर है दूरी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन और यहाँ इस क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं कि जैसे जो NH1 है ये भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये कहाँ से है, तो ये दिल्ली को पंजाब में अटारी से जोड़ता है। ठीक है, ये दिल्ली को अटारी से जोड़ता है, और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 456 है। NH2 जो है ये भी एक NH राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो दिल्ली को कहाँ से जोड़ता है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 1465 इसकी टोटल लंबाई है। और NH8 जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये दिल्ली को किससे जोड़ता है, मुंबई से, जिसकी लंबाई कितनी है, 1421 है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के रूप में भी इसे जाना जाता है, और इसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का यह एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 1901, 1911 या 1872। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 1872 में पहली बार जनगणना। और किसके कार्यकाल में, तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के अधीन ये जनगणना की गई थी। उसके बाद प्रत्येक कितने वर्षों के बाद जनगणना किया जाता है, 10 वर्ष। और भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में प्रथम पूर्ण जनगणना। यह भी आप याद रखिएगा, आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। म्यांमार से जो भारत की सीमा है वो किसे किसे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों से ही इसकी सीमाएं मिलती हैं। और म्यांमार भारत के साथ कितने 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी भूमि साझा करता है। साथ में आप बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बिहार का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वह शेखपुरा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि खरीफ फसल की कटाई कब होती है, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, मई, जून या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेशन आपको सही समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे भी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप अपनी तैयारी बेहतर नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद।